तो भारत का जो आदमी है वो ट्रस्टवर्दी है, वो ट्रस्ट करना चाहता है और उसका किसी को धोखा देने का कोई इरादा है नहीं। और मैंने इस यात्रा में एक चीज़ नोटिस करी कि यदि मैं आपको ये कहता हूँ कि चलो कलेक्टर के उसके ऑफिस में धरना देने चलते हैं, बोलो हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, तुम चलोगे क्या नहीं चलोगे, यहाँ से पूरे नारे लगाएंगे कि हाँ चलते हैं। अब जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे कुछ बीड़ी पीने रुक जाएंगे, कुछ तंबाकू खाने रुक जाएंगे, कुछ किसी का घर से फ़ोन आ जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा, कोई दुकान पे रुक जाएगा, कोई केले खाने रुक जाएगा, किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, किसी का कुछ नहीं होगा और वहाँ जा कर के कलेक्टर दफ्तर में 5 आदमी रह जाएंगे। जो सबसे आगे मजबूरी थी, एक के हाथ में माइक था, एक के हाथ में बैनर था, एक के हाथ में कुछ और था, वो भाग नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास सामान था, वरना वो भी भाग जाते। उनकी मजबूरी थी, वो भाग नहीं सकते थे। उन्होंने टीवी में बयान दे दिया था, उन्होंने मीडिया में बयान दिया, इसलिए वो भाग नहीं सकते थे। होता है कि नहीं होता है? हाँ हम लोग जोधपुर गए थे सोनम वांगचुक वाले मामले में, वहां पर भी ऐसा हुआ। तो अब मैं ये बात इसको आप इतना वो मत सोचिए कि ये कोई गलत बात है, ये भारत के आदमी की नेचर में है। वो विरोध करना नहीं जानता है, वो कह रहा है उसको जीने दो, वो गलत कर रहा है अपना भुगत लेगा, वो कह रहा है जिसका कर्म होगा वो अपना फल ले लेगा। वो फालतू के चक्करों में नहीं पड़ता है, षड्यंत्र वो करना नहीं जानता, तो इसलिए षड्यंत्र की भाषा भी नहीं समझता। हाँ, वो ट्रस्ट करना जानता है तो वो विरोध करना नहीं जानता, वो साथ देना जानता है लेकिन विरोध करना नहीं जानता। तो अब मैंने इसको डिकोड किया, इस कहानी को, कि भाई ये आप सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाओगे, आप अपने सिस्टम को बनाने में लोगों को जोड़ पाओगे। हालांकि बात दोनों एक ही, देखा जाए तो बात एक ही है। बेईमानों के खिलाफ खड़े होकर आप सिस्टम से लड़ भी नहीं सकते हो, लेकिन ईमानदारों का एक सिस्टम बनाकर आप अपना सिस्टम खड़ा कर सकते हो, जिससे कि बेईमानों का सिस्टम निष्प्रभावी हो जाए। कि नहीं? अब बेटर कौन सा है? ये अपने वाला ना। असल में ये वही है कुल मिलाकर के। तो बात, हम पुराने वाले सिस्टम को ढहा कर नया सिस्टम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराने सिस्टम की जड़ें बहुत गहरे तक हैं। तो हमको भी बहुत गहरे तक जाने का एक लंबा प्लान बनाना पड़ेगा। इतना लंबा प्लान कि हमारे बाद हमारे बच्चे उस प्लान को कैरी ऑन करें। क्योंकि ये व्यवस्था जो बनी है, अगर हम बात करें 1493 वाले पेपल बुल की, और वहां से वो लोगों ने तैयारी चालू करी है देश दुनिया के ऊपर कब्जा करने की, तो भैया 700 साल पुराना सिस्टम हो गया ये तो है। 600-700 साल पुराने सिस्टम को आप एक जीवन में, वो भी जो थोड़ा बहुत 10-15 साल बचे हैं सबके, उसके बाद तो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी ना सबको। आप सोच रहे हो 10-15 साल में आप इस सिस्टम को तोड़ दोगे? संभावना नहीं है। तो जो 10-15 साल में कर पाएंगे वो तो करेंगे, अगली पीढ़ी से ऐसे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। तो लोगों को ये कहना पड़ेगा कि भैया आप जितने बच्चे पैदा करना चाहते हो +1 हमारे लिए पैदा कर देना, इस देश के लिए, समाज के लिए, ताकि नई व्यवस्था बनाने में वो हमारी मदद कर सके। हैं भाई, हम वो समाज को समर्पित बच्चा जिसको हम कहें। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस सिस्टम के खिलाफ करने या अपना सिस्टम बनाने की दिशा में काम करना शुरू करेगा, तो 40 साल की प्रोग्रामिंग वेस्ट थोड़ी हो जाएगी एक दिन में। देवेंद्र जैसा आदमी 3 दिन की ट्रेनिंग में 40 साल की प्रोग्रामिंग को थोड़ी खत्म कर सकता है? या कर सकता है कोई? इतना आसान थोड़ी ना है। वो अंदर तो रहेगा, नहीं यार बच्चे की तो परवरिश तो करनी पड़ेगी ना, नहीं यार स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा ना, नहीं फिर वो जबरदस्ती कर रही है तो क्या करें, आंगनबाड़ी वर्कर बोल रही है कि टीका तो लगवाना पड़ेगा। वो बेचारा नहीं मान रहा है, उसको पता है कि शरीर मेरा, लेकिन फिर भी वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, खुद से नहीं बोल पा रहा कि तुम कौन होती हो मेरे बच्चे को वैक्सीन लगाने वाली।
तो इसलिए फिर हमको अपना सिस्टम बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। अपना सिस्टम में आपको अपने चॉइस की चीज देखनी पड़ेगी। जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इनमें से जो मर्ज होने वाले हैं उनको मर्ज कर दो, जैसे खेत और खेती है ना, जल जंगल जमीन, तो ये तीनों एक ही आ जाएगा, आ जाए तो एक ही नाम से काम चल जाएगा। ऐसा करके करोगे इकट्ठा तो ये 13 मुद्दे बनेंगे। इन 13 मुद्दों पर समझ रखने वाले यदि गांव में 13 लोग हों तो गांव को समझा सकते हैं कि क्या करना है जिंदगी में, या नहीं समझा सकते? आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा कभी भी। शिक्षा स्वास्थ्य, जिसमें स्वास्थ्य है, वैक्सीनेशन का कोई प्रोपेगेंडा आया और हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क हो जो अमेरिका से इंग्लैंड से रिसर्च लाके हमें दे दे और वो कहे कि भैया इस वैक्सीन में ये गड़बड़ है, इसमें ये है, और आपको अपने कलेक्टर से या अपने जो ये मेडिकल वाला अफसर है सीएमओ से या जो आंगनबाड़ी वर्कर टीका लगाने आती है उससे ये सवाल पूछने हैं, रिटर्न में देना है। गांव के 50-100 लोगों के साइन करके रिटर्न में उसको दे दो कि तुम इसका जवाब रिटर्न में दो, उसके बाद इंजेक्शन लगने देंगे। हम कह ही नहीं रहे कि तुम इंजेक्शन मत लगाओ, हम सवाल ही ऐसा रख रहे हैं कि हमें पता चला है कि ये ट्रायल पे है, ये बिल्कुल सेफ नहीं है, इसका है ना भाई, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, जो पूरी तरह से सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उसको पता होने चाहिए, और जो भी गांव में आता है उसी टाइम गांव वालों के सामने बात बता दो, फिर ग्रुप में डाल दो, ग्रुप गांव को मैसेज दे दो कि भैया ये नहीं होगा। फिर गांव वाले आपसे अपने आप पूछेंगे फिर क्या करें, तुम तो यार टीका भी लगने नहीं दे रहे हो, तुम तो यार इनको मतलब वैक्सीन भी कह रहे हो खराब है, ये दवाइयाँ भी खराब है, ग्लूकोज चढ़ाना भी खराब है, ये ऑपरेशंस भी गलत कर रहे हैं, सिटी स्कैन भी गलत है, अल्ट्रासाउंड भी गलत है। तो फिर एक्चुअली क्या है यार, जब आदमी की नाड़ी पकड़कर ये बताया जा सकता है कि शरीर के कौन से अंग में क्या दिक्कत है, जब हमारे पास टेस्टिंग की विधियां हैं, तो तुम टेस्टों के ऊपर बेफजूल का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? वो कहाँ है? सिखा देते हैं, हर घर को सिखा देते हैं। जैसे पुनीत भाई ने बोला था कि भाई आप फटाक से उठा करके किसी के पेट दर्द हुआ और आपको टेलीविजन ने प्रोग्राम कर दिया कि जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, और आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना पड़ गया, क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो आपसे ये पूछ ले मतलब फ़ोन करते ही कि पेट दर्द हो रहा है, कल क्या खाया था, आज क्या खाया है, परसों क्या खाया था। अगर ये चीज़ें पता लग जाए, वो 1 मिनट में बता देगा कि तुमने विरुद्ध आहार खाया था तो तुम्हारा पेट में ये गड़बड़ हो रखी है। हमें मालूम ही नहीं है ना। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ आने से पहले हम एक जगह गए हुए थे, उसकी बंदे की सब्जी की और फल की दुकान है, उसने खरबूजा खाया। पहली बात, लू चली नहीं है तो खरबूजा अभी पका नहीं है, तो वहाँ आया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो स्टोर का है या फिर जल्दी से पकाया गया केमिकल का है। फिर भी उसने वो खाया, और खाने के बाद उसने जैसे ही बोतल को हाथ लगाया पीने के लिए, तो उसका पार्टनर ने हाथ लगाया, क्या क्या कर रहा है? बोला पानी पी रहा हूँ। खरबूजे के ऊपर पानी पिएगा, हैजा होगा, मर जाएगा। हमारे जैसे लोग फिर कह देंगे वैक्सीन का साइड इफेक्ट। असल में तो वो होगा किससे? खरबूजे खाना नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उससे होगा ना, लेकिन उसको बताने वाला ही कोई नहीं है घर के अंदर कि तुम्हें कौन सी आइटम दिन के रोज रात को खीरा भी खा लेते हैं, बताओ है? आयुर्वेद कह रहा है रात को खीरा खाना जहर के समान होता है, हम लोग खा रहे हैं। शाम को फल खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सी आइटम कब खानी होती है। तो अगर इतना भी मैसेज हम गांव के अंदर दे दें, और ख़ास तौर पे घर की कम से कम हर लड़की को ये सारा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि महिला के पास पूरे घर का हेल्थ सिस्टम उसके हाथ में है, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो अगर गांव की प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक महिला को ये नॉलेज हो जाए, तो आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाए जो खाना खराब, गलत टाइम पर गलत चीज़ खाने की वजह से थी। फिर बात आती है कि आपको गांव छोड़ के जाना पड़ता है। आप देखो, आपके यहाँ गुजरात का आदमी ऐसा है जो जिसका ऐसे बंधा हुआ है, बुरा नहीं मानने का, मान भी लोगे तो कोई बात नहीं,
वो ऐसे बांध रखा है उसने अपना पट्टी, जैसे घोड़े को बांध देते हैं, उसे कुछ नजर नहीं आता पैसे के अलावा। गुजरात वाले को ना बिजनेस, पैसा, धंधा ये दिखता है, सब कुछ है, व्यापार, हाँ व्यापार दिखता है उसको खाली। और उस व्यापार के चक्कर में वो थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लेता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर व्यापारी देखे हैं उसूल वाले, अभी भी उसूल वाले बचा हुआ है। मतलब मैंने कुछ लोग देखे हैं कि उसूल के लोग हैं दुकान पे बैठे वाले, लेकिन वो थोड़ी बहुत झूठ बोल के ज़्यादा का ही बेच लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा का कोई बड़ा क्राइम वो करते नहीं है, है ना। लूट वगैरह का काम नहीं करते हैं, धोखे वगैरह का काम नहीं करते। यहाँ जो धोखा कर रहा है, जो गाड़ियों के टायर उतार रहा है, चोरी कर रहा है, वो कौन आदमी है? ज्यादातर विस्थापित आदमी मिलेगा, जो वहां का नहीं है, आउट ऑफ दैट सिटी। मतलब आउट ऑफ स्टेट को तो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये किसी दूसरे स्टेट के खिलाफ बोल रहा है देवेंद्र, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अहमदाबाद में अगर चोरी होगी तो अहमदाबाद का आदमी चोरी नहीं करेगा, वो पास के गांव से आया हुआ आदमी कर सकता है, वो पास के स्टेट से आया हुआ आदमी कर सकता है, वो दूसरे स्टेट से आया हुआ आदमी कर सकता है। लोकल आदमी कभी लोकल लेवल पर चोरी नहीं करता है, ठीक है ना। गांव में गांव का आदमी कभी चोरी नहीं करता है, गांव में गांव का आदमी गांव के लोगों से धोखा नहीं देता है, और गांव का आदमी गांव में जहर नहीं बेचेगा। इसीलिए आपके यहां रेडी पटरी पे जितना भी खाने का सामान के रूप में जहर बेच रहे हैं, चाहे वो आपका रबड़ी फलूदा की दुकान है, सब केमिकल से बन रहा है। दूध का कोई भी प्रोडक्ट, आइसक्रीम का एक भी प्रोडक्ट बिना केमिकल के नहीं बन रहा है। आज टेस्टिंग कर लो, प्योर जहर है वो, प्योर जहर। माँ बाप अपने बच्चों को आइसक्रीम सोचकर खिला रहे हैं, आइसक्रीम नहीं है उसके अंदर कुछ भी, उसमें ना आइस है ना क्रीम है, दोनों बिल्कुल वो मतलब जहर है वो। उस जहर को बना कौन रहा है आप देखोगे, वो आउट ऑफ स्टेट का आदमी मिलेगा। क्योंकि जिस दिन भाई मैं यहां का रहने वाला हूं, आप यहां के रहने वाले हो, और मैंने आपको जहर खिला दिया तो कल को मेरा गला पकड़ोगे ना कि तुम्हारी वजह से हमारे साथ ये हुआ। बाहर वाले आदमी का क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा पुलिस में कंप्लेंट करोगे, पुलिस वाले उसका सैंपल भरवा लेंगे, उसकी रेडी जब्त कर लेंगे, रेडी जब्त करके उसका ऊपर मुकदमा कर देंगे, मुकदमा करके कुछ दिनों के बाद उसकी बेल हो जाएगी। आइए आइए प्लीज, है कि नहीं? यही होगा ना। और ये सिस्टम को पता है, इसीलिए वो प्रमोट क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विस्थापन प्रमोट कर रहे हैं। आपके गांव में नौकरी करने किसी दूसरे गांव से आता है बंदा, उस गांव में आपके गांव का आदमी जाता है, क्योंकि वहां का अगर स्कूल में टीचर है वो, तो वहां के बच्चे बर्बाद होते हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर का आदमी है ना, उसने तो नौकरी करके 2 बजे स्कूल से निकल जाना है। गलत कि सही? इसलिए गांव के आदमी को गांव में नौकरी नहीं करने दे रही है, वहां काम नहीं देंगे, वो कोशिश करेंगे हर आदमी को बाहर भेज दो। और जब आप बाहर चले जाते हो, आप अपने मूल स्थान को छोड़कर चले जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, कोई जानकार नहीं होता है, किसी से बात नहीं करते हो, सोसाइटी नाम की चीज़ आपके हाथ से पैरों के नीचे से खिसका ली जाती है। और जब आप सोशल नहीं होते हो तो आपकी मूल प्रवृत्ति है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज नहीं होगा तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, रोबोट बन जाएगा, मशीन बन जाएगा। और वो रोबोट बनाना ही चाहते हैं, ट्रांस ह्यूमन बनाना ही चाहते हैं, 5G के साथ कनेक्ट करना ही चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर के उनका जो एजेंडा है वो यही है कि इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाए, और उसके लिए एक ही तरीका है, इसकी जड़ें काट दो। और जड़ें काटने के लिए ये उस जगह से विस्थापित होना जरूरी है जहां ये पैदा हुआ है। तो जहां आपके बाप दादा पैदा हुए हैं, वहीं आप पैदा हुए हो, तो आपकी जड़ें उतनी ही मजबूत होंगी वहां। एक बार वहां से पढ़ाई के नाम पर निकाल दो, वापस एक बार जो पढ़ने के लिए निकल गया वापस जाएगा ही नहीं गांव। वो कलेक्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, वापस अपने गांव के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। होता है कि नहीं होता है? बताओ, यही हो रहा है ना। इसका मतलब अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ना है तो आपको 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा, विस्थापन रोकना पड़ेगा, विस्थापन रोकना पड़ेगा। मान लो इसी लाइन पे आ जाते हैं हम, आज सोल्यूशन पे बात करना चालू कर देते हैं, ताकि लोगों तक बातचीत जाए कि भाई समाधान भी हम लोगों के जहन में है। हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ,
अभी विस्थापन बात चल पड़ी तो विस्थापन पे बात करते हैं कि विस्थापन का क्या समाधान है। आप देखो विस्थापन किस किस कारण से होता है। यदि हमारे पास इसकी पूरी डिटेल हो तो हम उन डिटेल्स पे चर्चा करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी मोटे मोटे तौर पर कुछ बात कहूंगा, उसमें से जो चीज आप ऐड करना चाहते हो मैं बता देना। विस्थापन का पहला कारण होता है ज्यादातर केसेस में कोई काम धंधा ढूंढना। पहला कारण काम धंधा ढूंढना होता है। दूसरा कारण विस्थापन का होता है बच्चे की शिक्षा के लिए उसको घर से निकलना पड़ता है कि यार यहाँ गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे पढ़ाई की हो, ट्यूशन की हो या कोई और हो। पहले नंबर पे फैसिलिटी, दूसरे नंबर पर रोजगार। ठीक है। तीसरा विस्थापन का कारण रहता है अगर बाय चांस वहां भूकंप, बाढ़ या युद्ध जैसी स्थिति आ जाए या वहां पर रहना जीवन के लिए कष्टकारी हो जाए। तीसरा कारण यह होता है जीवन के लिए कष्टकारी हो जाए। और बताओ कोई कारण? इसके अलावा तो कोई कारण होता नहीं। जीवन जीना अगर वहां मुश्किल लगने लगे तो आदमी वहां से निकलने के बारे में सोचेगा। अगर जीवन आसान हो वहां और मस्ती से कट रहा हो, रोजी रोटी की कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आदमी वहां से निकलने की कोशिश कभी नहीं करेगा। यानी अगर बिहार का आदमी यहां आ रहा है, इसको समझना जरा, वो क्यों आ रहा है। इसी कारण से हम बाहर जा रहे हैं। हमारा यहां का आदमी अहमदाबाद का कहां जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। ठीक है ना। अहमदाबाद वाला अमेरिका जा रहा है। और कमाल की बात क्या है कि जहां आप बिहार का आदमी यहां आ रहा है कि बिहार में रोजगार नहीं है, अडानी बिहार में जाके जमीन ले रहा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए रोजगार बिहार में है और बिहारी यहां आ रहा है। अगर बिहार अडानी को रोजगार दे सकता है तो वहां के लोगों को क्यों नहीं दे पा रहा? अगर झारखंड बड़े इंडस्ट्री वालों को रोजगार दे सकता है तो वो हमको रोजगार देने में नाकाम क्यों है? इसका मतलब कहीं बेसिक लेवल पर कुछ गड़बड़ है। हमारे समझने में बहुत बड़ी गड़बड़ है। आज तक हमने कभी भी असली धन की तरफ गौर नहीं किया। असली धन दो तीन चीजें रहती हैं। एक तो परिवार और सेहत है। परिवार और सेहत असली धन है। अगर ये नहीं है आदमी के पास तो कितना ही पैसा हो वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। सेहत नहीं है तो 10 करोड़ की गाड़ी भी, 100 करोड़ की गाड़ी भी मतलब उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगी, क्योंकि अगर कमर में दर्द परमानेंट है तो कहाँ, कितनी बड़ी गाड़ी में बिठा लो उसको, ध्यान कमर पे ही रहेगा उसका। थोड़ी देर के लिए आसपास कोई लोग होंगे उनको ऐसे करने के लिए तो काम आ जाएगा, लेकिन ध्यान उधर ही रहेगा कि अगर ज्यादा जोर का हाथ हिला दिया तो कमर में झटका लग सकता है। मीन्स सेहत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। फिर सेहत को चालू रखने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए। ये दूसरा धन की कैटेगरी में आता है। फिर अगर फिजिकल चीजों में आते हैं तो उस धन की कैटेगरी में वो चीजें आएंगी जो जिनकी कीमत कभी कम नहीं हो सकती। जैसे गाय भैंस हैं, आपने ले ली 1 लाख रुपए की तो दूध पिलाएगी, साथ में 11-12 महीने के बाद एक बछिया या कटड़ा कटिया कुछ हो जाएगा तो वो 2 हो गई, यानी कीमत बढ़ गई। दूध अगले साल फिर दे रही है, मतलब दूध भी दे रही है, साथ के साथ 2 हो गया परिवार। और अगर दोनों कटड़ी हो गई तो 2 साल बाद दोनों भी आएंगी, 4 हो जाएंगी, और है ना, रॉयल्टी इनकम दे रही है वो। मतलब एक आई थी, एक पे खर्चा किया और बाकी जिंदगी भर ऑटोमेटिक जिंदगी भर की कमाई हो गई, तो वो धन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, फसल यानी अनाज, वो आपका धन है। आपके नीम खड़ा है पड़ोस में, उससे निमोड़ी मिलती है, वो आपको बीमारी से बचाती है उस दौर में, बरसात के मौसम में जब बीमारियां आती हैं। या कीकर खड़ी है, मतलब बबूल खड़ा है, झाड़ खड़े हैं, आपके जितने भी ये अम्लीय पौधे हैं ये खड़े हैं, सॉरी क्षारीय पौधे जितने भी हैं, अल्कलाइन जितने प्लांट्स हैं ये खड़े हैं। तो अल्टीमेटली ये आपको सेहत दे रहे हैं। आप देखो, आप पेस्टिसाइड डालकर, यूरिया डालकर इनको खत्म कर रहे हो, जानवर खत्म हो रहे हैं।
इससे भी ज़्यादा जो धन की कैटेगरी में आएगा इससे आगे, जैसे श्रम धन हो गया, सेहत धन हो गया, परिवार धन, पुत्र धन, पितृधन, और ये सब चीज़ों के बाद में आता है फिर प्राकृतिक संसाधनों में जो धातु हैं वो धन होती हैं। धातु में सोना भी है, चांदी भी है, एल्युमिनियम भी है ना, और लोहा भी है, कोयला भी है, आता है। धातु में नहीं है कोयला, लेकिन कोयला भी प्राकृतिक संसाधन में आता है। हीरा भी निकलता है कई जगह पे, और जो जंगल हैं वो धन में आएंगे। समझ रहे हैं बात आप? कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब इसी परंपरा में आगे चलो, जब मैं बिहार की बात कर रहा था तो बिहार में सबसे ज्यादा मिलता है कोयला। ठीक है, कहीं चले जाओ खेत में जाकर के, कहीं भी जाओगे और मतलब किसी के भी खेत में थोड़ा ज्यादा गहराई तक खोद लोगे तो क्या पता नीचे से कोयला निकल आए। और जैसे ही कोयला निकल आता है सरकारी गाड़ी आती है और किसान को बोलती है तू निकल यहाँ से, अब ये हमारा। उसी टाइम पे टेंडर आता है, जांच होती है कितना कोयला है, कितना कितना गहरा होगा। उसी टाइम पे टेंडर आता है, उसी टाइम पे अडानी जी को फोन जाता है, सिंबल है अडानी कि हाँ जी इतना माल और मिला है, अच्छा भर दो, बोल दो मोगली को कि मेरे लिए होगा, ये वाला भी अपना होगा, है। और वो साइन हो जाता है। और फिर क्योंकि वो कहते हैं ऑनलाइन में पारदर्शिता बढ़ गई है, ई टेंडर होता है। अरे ऑनलाइन को कौन चला रहा है वहां बैठा हुआ? बैकग्राउंड पे तो आदमी चला रहा है ना। किसकी फाइल रोकनी है, किसको हैंग करना है, कुछ सब उनके हाथ में है। तो माल हो गया, वो जमीन हो गई फलाने ढिमकाने की। अब फलाना ढिमकाने को वो कोयला किस रेट पर मिलेगा, बाजार में किस रेट पर है? मेरे ख्याल से ही गुजरात के किसी आदमी ने इसके ऊपर रिसर्च करी होगी। गुजरात में बैठा हूँ इसलिए गुजरात का नाम ले रहा हूँ। भारत के किसी आदमी ने ही इसके ऊपर रिसर्च करी होगी। करी क्या? नहीं करी ना। अब आपको यहां पर कानून, जनता, संसाधन और धंधा, इसको समझना होगा। कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का 2011 की एक जजमेंट है, जनवरी की, 5 जनवरी की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देश के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर देश की जनता का अधिकार है, वो लोगों का है। यानी अगर बिहार में कोयला निकला है तो उसके ऊपर पूरे भारत के लोगों का अधिकार है, खाली बिहारियों का नहीं है। और ये बड़ा अजीब है, इसको समझना, क्योंकि आने वाले समय में हमारी समझ को बढ़ाने में ये काम आएगा। अगर किसान की जमीन में 3 फुट ऊपर उसकी जमीन, मिट्टी बोलते हैं भाई 3 फीट की तुम्हारी है, बाकी जो है ना सिस्टम की है, बाकी व्यवस्था की है, ये जो व्यवस्था कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो। अगर इस 3 फीट की जमीन में बाय चांस चरस, गांजा, अफीम निकल जाए तो वो किसकी? वहां तो जेल होएगी किसान की। और उस 3 फीट में निकल आए कोयला, सोना, तेल, तो उसको ले जाएगा फिर बड़ा लाला, है ना। दोगली स्टैंडर्ड है ना भाई। नशा है तो वो किसान का है, और अगर धन है तो वो सिस्टम का है। अब यहां जैसे ही बड़े लाला के हाथ में चला गया, हाँ सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, तो कोर्ट कह रही है ये देश की जनता का है, ठीक है, क्योंकि अकेला वो वहां का आदमी क्या करेगा? जिसके खेत में कोयला हो जाएगा वो कोयला तो खा नहीं सकता है, उसे चाहिएगा तो अनाज, तो वो बेसिकली सरकार के खजाने में चला जाएगा उसका पैसा, और फिर सरकार उस पैसे से आपके लिए दूसरे संसाधन जुटाएगी। ये कहा तो इसलिए था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब गेम खेलते हैं लाला और ये पॉलिटिकल लोग बैठ करके। ये क्या खेल खेलते हैं? कोयले का रेट क्या है? कोयले का रेट क्या है मार्केट में? आपको गैस सिलेंडर इसलिए दिया ना कि आप कोयले की तरफ जाओ भी मत। वो अरे यही तो गेम है, पाइपलाइन से गैस आधार कार्ड से जुड़ी है ना। हाँ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के ट्रक वहां पे रोके जा सकते हैं, गैस कैसे रोकेगा? गैस रुकेगी तो सबकी रोकेगी, सब रुक गए तो
तराई तराई मच जाएगी। तो वो तो सप्लाई कंटिन्यूअसली है। और दूसरा ये भी चाहते हैं कि गैस की सप्लाई लो। आप देखो, इस देश को यदि खत्म करना है तो इसको बारूद के ढेर पर बिठाना पड़ेगा, और अमेरिका इसको खत्म किए बिना, यहां के लोगों को खत्म किए बिना इजराइल यहां आकर कब्जा नहीं कर सकता। इतने लोगों को लड़ाई से, तीर भालों से, मिसाइल से नहीं खत्म किया जा सकता, इसीलिए आपको बारूद के ढेर पर बिठाया जाएगा। या तो आपके पास कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपके यहां अहमदाबाद में है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें से एक दिन लीकेज आई और पूरा अहमदाबाद गांधीनगर शून्य, ऐसे जीरो, कुछ भी नहीं, आगे आने वाली संतानों तक कुछ नहीं बचेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह होगा ये एक दिन, मैं आपको बता रहा हूं, डेट फिक्स है उनकी। आपने उससे पहले अगर व्यवस्थाएं कर ली तो बच जाओगे, अगर आपने ये नहीं करी तो आपका बचना नामुमकिन है। उनकी डेट तय है। इधर से अहमदाबाद का लीक होगा पावर प्लांट, उधर से हमारे हरियाणा में कोई होगा, उधर से गैस की रिफाइनरी कोई होगी, इधर से कोई कोयले का भंडार कोई जलेगा, इधर से कोई आपके ये पाइपों में, पाइपलाइन में जो गैस है ये गैस में आग लगेगी, इधर पेट्रोल पंपों में आग लगेगी, इधर गैस के सिलेंडरों में लगेगी, इधर से कहीं बचे हुए हो क्या कहीं पे बताओ जरा। जहां से बचे हुए हैं वहां के लिए उनको पाइपलाइन बिछानी है, उनको छोड़ना नहीं है एक भी आदमी। हर स्टेट में एक डैम है, बांध है, डुबोना है तो वहां पर, मतलब जब आग लगानी है तो आग लगाने के लिए रास्ता है, और जब डुबोना है तो डुबोने के लिए रास्ता है। तो उनका पूरा प्लान है। आपका क्या प्लान है? आप ट्रस्ट करते हो उन चोरों के ऊपर, एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम है उनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो यार, वो आपके लिए काम करेंगे। कितने मूर्ख हैं हम यार। मतलब जो लोगों की सत्ता, लोगों की लाशों पर जिनकी कुर्सी रखी है, उस पर हम भरोसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो हमारे बच्चों के लिए वो भविष्य का तैयार करेंगे और वो कोई प्लानिंग बनाएंगे, और वो अगर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? हम लोग सोए हुए हैं, हमारे को कोई फुर्सत ही नहीं है। तो इसलिए वो जो वहां से कोयला निकलेगा उसका स्टाइल क्या है? जो मोगली जी हैं, मोगली जी से सिंबॉलिक, इससे पहले वाला जो था वो सोनिया दीदी थी, तो उसको भी ले लो आप, मनमोहन सिंह को ले लो, किसी को भी ले लो। मतलब वो जो वहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, वो उद्योगपति को क्या बोल रहा है, इतना खजाना निकला है, इसका इतना रुपया बनता है। एक तो परमानेंट तुमको मंथली हमको देनी है, वो तो देनी ही है। जो जहाज हमारे लिए प्रोवाइड कराने हैं, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराने हैं, वो तो करवाने ही हैं। जो हमारे लिए लॉबिंग करनी है वो तो करनी ही है। प्लस इतना रुपया तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी फंड में डाल दो, प्लस इतना कमीशन हमारे इन अधिकारियों को दे दो ताकि ये मीडिया में कुछ ना बोल पाए, प्लस मीडिया को खरीद लो, ठीक है। और अब आप मीडिया आपका हो गया, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं रहा, अफसरों को उनके हिस्सा मिल गया, नेता को उनका हिस्सा मिल गया, विपक्ष को उनका हिस्सा मिल गया। तो ना तो विपक्ष का कोई बोलेगा, ना ही पक्ष में बैठा कोई बोलेगा। अब देखो कोयले की जो लूट थी, जब राहुल गांधी की मम्मी का मनमोहन सिंह, मतलब मम्मी का जो आगे काम करने वाला मनमोहन सिंह था वो कर रहा था, तब तो ये नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहा था। आज जब ये नरेंद्र मोदी सब कुछ बेच रहा है तब राहुल नहीं बोल रहा है। एक्चुअल मुद्दे पर तो वो भी नहीं बोल रहा है ना। देखो आप गौर से, एक्चुअल मुद्दा क्या है? क्यों पता लगेगा कि तुमने ही तो दिया था टाटा को, तुमने ही तो दिया था बिरला को, तुमने टाटा बिरला को दे दिया, इसने अगर अडानी अंबानी को दे दिया तो फिर तुम्हारे उनका पता ना कि तुम भी वही हो, फिर तुम भी वही हो, फिर जनता समझ जाएगी कि यार ये तो एक ही, मतलब ये उनको दे रहा है तो ये इनको दे रहा है। अभी खेल को, इसको समझने के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि यार वो तो बोलेंगे नहीं, ये तो तय है, तो आप तक बात कैसे पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसे चालू रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से कहेंगे कि जितनी सरकार की आमदनी होगी वो जाएगी देश की जनता के नाम। देश की जनता के नाम जो पैसा जाना होता है वो हमेशा ट्रेजरी में जाता है। ये देखो, बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके चालान का पैसा, आपको चालान मिलता है ना, पर्ची मिलती है, वो पर्ची के ऊपर लिखा होता है अहमदाबाद स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड, तो समझो ट्रेजरी में नहीं गया, देश को नहीं मिला, वो प्राइवेट कंपनी को पैसा गया है। अगर पार्किंग का पैसा कॉर्पोरेशन के नाम जा रहा है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो कॉर्पोरेशन इज ए कंपनी, निगम इज ए कंपनी, तो वो कंपनी को जा रहा है, अहमदाबाद प्रशासन या अहमदाबाद की जनता को नहीं जा रहा है। ध्यान देना इस बात को। अगर आपकी कोई पर्ची सरकारी कट रही है, ट्रेजरी में पैसा नहीं जा रहा है, तो वो भारत के पास पैसा नहीं जा रहा है, वो कंपनी के पास पैसा जा रहा है जो एचएम गवर्नमेंट के अंडर है, जो अभी भी
ब्रिटिश इंडिया के अंडर में कंपनियां हैं जो यहां राज चल रहा है जिनका। तो अल्टीमेटली चलो उस पर बात करेंगे बाद में, ये तो जो समझ आने के बाद की बातें हैं। फिलहाल अब वहां से वो क्या करेंगे, वो बड़े लाला को बोलेंगे कि तुम यहां से एक्सट्रैक्शन का जो ठेका है, वो जो हम उनको टेंडर देते हैं, आप हमें कोयले की कीमत जो है वो 1 रुपया 2 रुपया किलो दे दो बस खाली। पहले तो ये पैसों में होती थी, किलो पैसों में 10 रुपये टन होता था पहले तो। अभी आजकल क्योंकि कोयले की कीमत बढ़ गई है तो 100 रुपये टन हो जाएगा, या मतलब ऐसा करके हो जाएगा। तो 1 रुपया किलो में वो जो है वो खाते में किसके चला गया, ट्रेजरी में। जो पैसा ट्रेजरी में गया वो किसका हो गया, भारत की जनता का। तो कोयले की खदान से जो ठेके में निकला पैसा वो है बिल्कुल 100 में से 1 रुपया। और अब जो वहां से कोयला निकलेगा और उसका जो मालिक वो लाला है, अब वो इसको बेचेगा। कई बार तो इतना प्रोपेगेंडा रचा जाता है कि कोयला अगले की मर्जी है कि वो भारत में दिखाए ही ना, यहां से सिंगापुर भेज दिया जाए शिप से और वहां से शिप से फिर अपनी दूसरी पोर्ट पे आ जाए। देख रहे हैं ना, उधर से वहां से निकाल करके वो ऐसा थोड़ी है कि वो सीधा भारत के बीच में से निकलेगा तो सारे देश को दिखाई देगा कि अडानी का कोयला आ रहा है इधर है। तो वो सस्ता रूट ऐसा बनाएंगे, टैरिफ ऐसा बनाएंगे कि यहां से सिंगापुर ले जाकर सिंगापुर से मुद्रा पोर्ट पर लाना पड़े आसान, यहां वाले पावर प्लांट चलाने हैं तो, और अंदर से जाना पड़े मुश्किल, यानी मुश्किल और महंगा। तो वहां से सस्ता पड़ता है, तो शिपिंग के जरिए भारत को कवर करते हुए महासागर में से होता हुआ सीधा उधर। हमको दूर दूर तक पता नहीं चलता कि पूरे भारत को लूट लिया गया है। फिर ये एलिवेटेड हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत की जो ट्रेन का जो ट्रैक है उस पर देखना आप, एक चलती है यात्री गाड़ी और 20 चलती हैं माल गाड़ियां, और मालगाड़ियों में भी भरा भरा सारा प्राकृतिक संसाधन लूटा जा रहा है, और वो सब जा रहा है बंदरगाह तक। जितने भारत में एलिवेटेड भारतमाला के प्रोजेक्ट हैं वो सारे भारत को ऐसे 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 हर एक रोड बंदरगाह से जोड़ रहा है, और वो बंदरगाह इस टाइम पर अडानी के अंडर में है। अपन को रिसर्च करने नहीं आता है, पता नहीं है कितनी बंदरगाह किसके पास है, कितनी कोयले की खदान किसके पास है, लिथियम का भंडार किसके पास है, और ये सारे भंडारों से मिनिमम पैसा आता है ट्रेजरी में, और बाकी सारा माल लूट के ले जाता है उद्योगपति और नेता, और देश की जनता के हाथ में आता है बाबा जी का ठुल्लू, है ना। तो इसीलिए हम हर रोज हो रहे हैं। अब बात आती है सलूशन की। सलूशन करने के लिए चाहिए ऊर्जा, ऊर्जा के लिए हमें करना पड़ेगा भोजन। भोजन तैयार है तो पहले भोजन कर लेते हैं, फिर सलूशन पर बात करते हैं, ठीक है जी। तो सलूशन पर करते हैं आने के बाद बात।